या थर्ड मंथ। यस सर। ठीक है, तो इस महीने जो इस मंथ है, ये सब सारे बड़े टॉपिक सब है। जेवीएम, रिफ्लेक्शन, जेडीबीसी कनेक्टिविटी विद कनेक्शन पूलिंग भी आगे बताऊंगा, और मल्टी थ्रेडिंग और एडवांस कलेक्शन, इतने टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद जेवीएम टुडे। तो अभी तक आप लोग जेवीएम जेवीएम हमेशा सुनते होंगे। हम लोग हमेशा बोलते हैं जावा जेवीएम यूज करता है, जावा जेवीएम है। तो जेवीएम बेसिकली क्या है? जेवीएम भी अपना एक प्रोग्राम है जावा। ठीक है, तो जेवीएम इंटरनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है अपनी चीजों को। पहला पार्ट होता है उसका क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है रन टाइम डेटा एरिया, और तीसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में जेवीएम काम करता है। तो जो भी क्लासेस रन करते हो, चाहे हमारी क्लासेस हो या जावा की अपनी क्लासेस हो, तो ये देखो रेफरेंस बनाया हो, कोई भी क्लास होगी, जेवीएम उसको क्या करता है? पहले क्लास लोडर सब सिस्टम को देता है। ये क्लास लोडर सब सिस्टम जो है बेसिकली क्लास को मेमोरी में लोड करना, उसको लिंक करना, कई सारे क्लासेस होंगे, लिंकिंग, उसको इनिशियलाइज करना, उसको वेरीफाई करना सिंटैक्स सही है कि नहीं, वो सारे काम ये करता है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में लिखा भी है यहाँ, क्लास लोडर सब सिस्टम के बारे में कहीं लिखा है, ऊपर ही लिखा होगा। क्लास लोडर सब सिस्टम रेस्पॉन्सिबल टू लोडिंग, लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या हुआ? वेरीफाई करना, सिंटैक्स प्रिपेयर करता है, डिफॉल्ट वैल्यू सब अगर आप देते हो, और वो सारी चीज को रिजॉल्व करता है जो अगर अदर रेफरेंस होते हैं, और इनिशियलाइजेशन स्टफ करता है। तो ये काम क्लास लोडर सब सिस्टम का होता है। ठीक है, जो आप क्लासेस जो अभी तक किए हो उसी को डिटेल में समझ रहे हैं कि कैसे जेवीएम इंटरनली वर्क करता है। तो पहला काम होता है क्लास लोडर सब सिस्टम का, उसका जेवीएम के अंदर। जेवीएम एक प्रोग्राम है, कुछ अलग चीज नहीं है। दूसरा, वो फिर हैंडल करता है रन टाइम डेटा एरिया, जितने आप वेरिएबल सब बनाए हो, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, थ्रेड सब चलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेमोरी में जेवीएम उसका एलोकेट करता है। तो रन टाइम में डेटा किस मेमोरी में, कितने तरह की मेमोरी होती है? ये 5 तरह की मेमोरी होती है। मेथड एरिया आप लोग नाम सुने होंगे, मैं बार बार लेता था। हीप भी नाम सुने होंगे। स्टैक इसको कहते हैं, जावा थ्रेड को स्टैक कहते हैं। जावा थ्रेड कह लो या स्टैक कह लो, इन दोनों का नाम नहीं सुनोगे। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और नेटिव इंटरनल थ्रेड्स, ये दो भी एरिया होते हैं। तो 5 मेमोरी एरिया में वो लोग वो सारे प्रोग्राम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या क्या किस में आता है, कुछ का आप जानते हो, कुछ का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसने सारी लिंकिंग कर लिया, इनिशियलाइजेशन कर लिया, किस एरिया में कौन सा डेटा लोड होगा, स्पेस लेगा, वो भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन इंजन, जो एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन इंजन में एक जेट कंपाइलर का हेल्प लेता है और गार्बेज कलेक्टर का। एग्जीक्यूशन इंजन में ही 2 पार्ट होता है। तो एग्जीक्यूशन इंजन में जेट कंपाइलर, जो रीयूजेबल कोड होते हैं, जैसे बहुत हमारे हिसाब से नहीं, जेवीएम को लगता है जो रीयूजेबल कोड है मैक्सिमम कई बार रीयूज हो रहे हैं, उसको जेट कंपाइलर के थ्रू वो रन करता है, ताकि उसको बार बार एग्जीक्यूट ना करना पड़े, वन टाइम एग्जीक्यूट करे, कंपाइल करता है वो इंटरनल। ये कंपाइलर और जावा का जावा सी कंपाइलर अलग है, ये एग्जीक्यूशन के समय हो रहा है। और गार्बेज कलेक्टर, जितनी गार्बेज होती है साथ में चलता रहता है, जब भी देखता है कि मेमोरी हमारी सिस्टम की, जैसे मान लो 4 जीबी हमने दिया हुआ है पूरा सॉफ्टवेयर को, इक्लिप्स चल रहा है, 4 जीबी दिया है, मैक्सिमम 4 जीबी का मेमोरी है, और उसमें से 70% 75% एलोकेट हो गया, या जब भी गार्बेज कलेक्टर का अपना कुछ एल्गोरिथम लिखा होगा, उस एल्गोरिथम के हिसाब से गार्बेज कलेक्टर चलता है। ये अपने चलेगा, इसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि कब चलना है, ये अपने हिसाब से जीवीएम चलाता है। गार्बेज कलेक्टर को हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम इन्वोक हो जाओ,
बट ये जेवीएम के ऊपर होता है कि वो उस समय गार्बेज कलेक्टर चलाए या ना चलाए। तो एग्जीक्यूशन इंजन जब चलता है तो नेटिव मेथड इंटरफेस, नेटिव लाइब्रेरीज को भी यूज करता है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, हम लोग जीआरई वर्ड हमेशा सुनते हैं, जेडीके और जीआरई। जीआरई में ही जेवीएम अंदर होता है और जावा की रन टाइम एपीआई, जो जावा की अपनी एपीआई है। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल, आप लोग जितने आप लोग जावा की क्लासेस यूज कर रहे हो वो जावा रन टाइम एपीआई होगी। तो जीआरई के अंदर जावा की एपीआई प्लस जेवीएम होता है। मेन कंपोनेंट जेवीएम का मैंने बताया, क्लास लोडर सब सिस्टम, ये दूसरा रन टाइम डेटा एरिया, तीसरा एग्जीक्यूशन इंजन। तो जब हम लोग जावा कमांड देते हैं, देखो कमांड लाइन के टर्म में समझो, क्योंकि इक्लिप्स में तो राइट क्लिक करते हो चला देते हो, लेकिन कमांड लाइन से याद होगा तो हम लोग जावा कमांड यूज करते थे किसी भी क्लास को रन करने के लिए। तो जब भी जावा कमांड यूज करते हैं, जेवीएम का एक नया इंस्टेंस बनता है हमेशा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है जेवीएम और उस क्लास को रन करता है। क्लास लोडर सबसिस्टम मैंने बताया कि लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन स्टफ के लिए यूज होता है। इतना बेसिक स्टफ समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब क्लास लोडर पे आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाने की जरूरत है, हाँ, लेकिन अवेयर होने की आप लोग को जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि अवेयर ना हो। तो क्लास लोडर क्या होता है? क्लास लोडर देखो नाम से ही पता चलता है, क्लास को लोड करने का काम, चाहे आपकी क्लास हो, हमारी क्लास हो, या फिर जावा की अपनी क्लास हो, या फिर थर्ड एरिया एक होता है, जावा की एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी होती है जिसको हम लोग सेट कर सकते हैं। EXT नाम का जावा के अंदर, जीआरई के अंदर जाओगे, लिब के अंदर EXT नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पे हम लोग कुछ लाइब्रेरी सब रखते हैं। जो लाइब्रेरी जावा जब रन करती है उस समय यूज करता है, तो वो जीआरई स्पेसिफिक लाइब्रेरी रखते हैं वो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हमें कोई डिवाइस को कनेक्ट करना है, लेट सपोज। तो डिवाइस कौन सा डिवाइस? मोबाइल को कनेक्ट करना। लेट सपोज कि हम मोबाइल को कनेक्ट करके और अपने प्रोग्राम के थ्रू एसएमएस भेजना चाहते हैं मोबाइल से। मोबाइल से मेरा जावा प्रोग्राम कनेक्ट हो, भाई कहीं ना कहीं पोर्ट पे कनेक्ट होता ही होगा, तो कनेक्ट हो और वो भेजे। तो इसके लिए भी लाइब्रेरी सब आती है, और वो लाइब्रेरी ऐसी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक डिपेंडेंट होती है। वो ऐसी नहीं होती, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी नहीं होती। विंडोज के लिए अलग लाइब्रेरी होगी, लिनक्स के लिए अलग लाइब्रेरी होगी। तो वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम लोग रन टाइम एरिया मतलब EXT फोल्डर में रखते हैं, ताकि जब जावा चले तो वो लाइब्रेरी सब यूज हो। तो उस लाइब्रेरी को एक्सटेंशन EXT फोल्डर में रखा जाता है। तो तीन तरह का क्लास लोडर इसलिए जावा ने दिया है, क्योंकि हमें तीन तरह की क्लासेस लोड करनी होगी। जब हम अपनी क्लास बनाते हैं, चाहे एक क्लास बनाओ या मल्टीपल क्लास बनाओ, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा रेफरेंस देते हैं, तो वो क्लास लोडर, हमारी क्लास लोडर हमेशा एप्लीकेशन क्लास लोडर नाम का एक क्लास लोडर होता है, उसके थ्रू लोड होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्लास लोडर लोड होता है, और ये क्या करता है? हमारी क्लास को लोड करने का काम करता है। फिर इसके बाद एक्सटेंशन क्लास लोडर, जो मैंने बोला EXT फोल्डर एक होती है जावा की लाइब्रेरी के अंदर, अगर वहां पे कुछ क्लासेस हैं तो उस क्लासेस को लोड करने का काम करेगा। यानी सेकंड वर्क EXT का आता है। और थर्ड वर्क आता है बूट स्ट्रैप क्लास लोडर। यही तीन तरह के क्लास लोडर होते हैं। जो क्लास लोडर सबसिस्टम है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ये इस एरिया। तो ये तीसरा बूट स्ट्रैप क्लास लोडर जो होता है, सिस्टम जावा की जो अपनी लाइब्रेरी होती है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लैंग पैकेज हो गया, आपकी जितनी जावा की हम पैकेज यूज कर रहे हैं, यूटिल पैकेज, वो सारी लाइब्रेरी जावा की लाइब्रेरी है, उनको बूट स्ट्रैप क्लास लोडर के थ्रू लोड करता है। डायग्राम में फाइंड क्लास और ये सब बना है, इसके अंदर मत जाओ, कैसे वर्क करता है ये जानना जरूरी नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि तीन तरह का क्लास लोडर होता है,
One is application class loader, which is responsible to load our user specific classes जो हम लिखेंगे. Extension class loader, जावा में ext फोल्डर होती है, जो जावा ext डायरेक्टरी करके होती है, वहां से जो क्लासेस होती हैं, जार फाइल होती है, उनके अंदर क्लासेस होंगी, उनको लोड करने का काम करेगा, जो रेयर ऑफ द रेयर हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में. और जनरली बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, जावा स्पेसिफिक जितनी हम क्लासेस यूज कर रहे हैं वो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर के थ्रू लोड होता है. ठीक है, ये डायग्राम से इतना क्लियर हुआ. एप्लीकेशन क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, बूट स्ट्रैप. सबसे पहले कौन सा पिक्चर में आएगा? एप्लीकेशन. जब भी हम कोई क्लास एग्जीक्यूट करते हैं तो एप्लीकेशन क्लास लोडर पिक्चर में आता है, फिर एक्सटेंशन और फिर बूट स्ट्रैप. इसी सीक्वेंस में चलता है काम. ठीक है. अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग एक क्लास हमने बनाया क्लास ए, उसके अंदर एक मेथड बनाया डू स्मिथ, और मान लो कोई क्लास बी करके बनाया और बी की हम लोग कोई मेथड कॉल कर रहा है. तो ये इंटरनली जेवीएम कैसे काम करता होगा वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ नीचे इस डायग्राम में. वो क्या करता है, ए डॉट क्लास, असल में क्लास के नाम का एक क्लास फाइल बनती है, पूरा क्लास का डिटेल होता है. डॉट क्लास करते ही ना, जैसे जो भी आप क्लास बनाओगे उसका डॉट क्लास जैसे ही दोगे, उस क्लास की जितनी डिटेल है, उसमें कितने इंटरफेस इंप्लीमेंट हुए हैं, उसमें कितने फील्ड्स हैं, कितने कंस्ट्रक्टर हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, हर डिटेल इसमें होता है. डॉट क्लास जैसे ही करते हैं. तो आगे रिफ्लेक्शन का टॉपिक आएगा, उसमें आपको इसका बहुत यूज होगा, तो उस समय देखेंगे. तो बेसिकली ये इंटरनल कैसे वर्क करता है, ये डॉट क्लास को एग्जीक्यूट करता है इंटरनल, और उसके थ्रू से क्लास लोडर मिलता है कि इस क्लास को के थ्रू इस क्लास को लोड जो भी किया होगा, इस क्लास को कौन लोड किया होगा? एप्लीकेशन क्लास लोडर. तो उसी का क्लास लोडर को लेता है और डॉट लोड क्लास ये मेथड को कॉल करता है और बी को पास करता है अंदर, तब जाके बी लोड होती है मेमोरी में. इस लाइन पे ये काम पहले होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनना और उसकी कंस्ट्रक्टर कॉल होना होगा. लेकिन फर्स्ट वर्क पहले क्या होगा, मैंने आप लोग को शुरू से ही बताया था, ये लाइन एग्जीक्यूट करती है तो क्लास पहले लोड होता है मेमोरी में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, देन उसकी कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, इनिशियलाइज होगा. तो क्लास लोड करने के लिए इंटरनल ये लाइन ऑफ कोड जेवीएम एग्जीक्यूट करता है. ये अपनी पेरेंट क्लास लोडर का डॉट क्लास फाइल, देन गेट क्लास लोडर मेथड को कॉल करेगा, और उसके अंदर लोड क्लास करके मेथड होती है जिसमें पैरामीटर वो पास करता है क्लास का नाम. इस तरह से इंटरनल लोड कर दो. तो आपको आइडिया के लिए कि भाई इंटरनल ये कैसे वर्क करता है, ये बस आइडिया के लिए बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है. अब हमारे पास एक मेथड दिया है जावा ने, क्लास नाम का क्लास होता है. ये ध्यान रखो, क्लास नाम का भी एक क्लास है, जैसे स्ट्रिंग नाम का क्लास है और सिस्टम नाम का क्लास है, सिस्टम डॉट आउट आप लोग यूज करते हो, या स्कैनर नाम का क्लास है, उसी तरह क्लास नाम का भी क्लास है जावा में. ठीक है. तो क्लास नाम के क्लास में एक स्टैटिक मेथड है फॉर नेम. इस फॉर नेम को यूज करके और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम पास करेंगे तो उस क्लास को लोड करता है. क्लास डॉट फॉर नेम हमेशा क्लास को लोड करने का काम करता है. तो जैसे मान लो आगे चल के सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखेंगे भी, आगे चल के आपको ये जरूरत पड़ेगी कि हमें रन टाइम में क्लास खुद लोड करना है, खुद उसका ऑब्जेक्ट बनाना है. वहां पे न्यू भी नहीं करना होगा, वहां पे हम खुद से लोड करेंगे, खुद उसका मेथड और कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, खुद उसका मेथड को कॉल करेंगे. ये सारे टेक्निक सीखेंगे, वो रिफ्लेक्शन में सीखेंगे. लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट पार्ट लोडिंग, क्लास लोडर का बात हो रहा है, तो हम लोडिंग की चीजें समझ रहे हैं कि मेमोरी में क्लास लोड करने का काम क्लास डॉट फॉर नेम करता है. तो इसमें भी ओवरलोडेड मेथड है. एक है सिंगल आर्गुमेंट, क्लास नेम सीधे दे दो, वो लोड कर देगा. दूसरा है 3 आर्गुमेंट का है मेथड,
जिसमें क्लास नेम दो। और क्लास नेम सिर्फ ये नहीं है कि आप पैकेज को छोड़ दोगे, पैकेज नेम भी देना होगा अगर पैकेज है तो। ठीक है, पूरा डबल कोट्स में पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। फिर इनिशियलाइज ट्रू या फॉल्स यहाँ देते हैं। ट्रू या फॉल्स में बुलियन पैरामीटर पास करते हैं कि वो क्लास लोड होगा तो इनिशियलाइज होगा कि नहीं, और किस क्लास लोडर के थ्रू लोड होगा, ऐप क्लास लोडर, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, या अपने खुद के ऐप क्लास लोडर को यूज करना है तो हम अपने क्लास का लोडर दे सकते हैं। जो क्लास का नाम है हमारा, जैसे मान लो ए नाम का क्लास है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डॉट क्लास डॉट गेट क्लास लोडर। बस इतना लिख देंगे तो वो हमारी क्लास का क्लास लोडर को यूज करेगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, आपके पास ये इस एग्जांपल में यहाँ पे जो क्लास नेम मैंने दिया होगा वो पुराना कोई क्लास नेम होगा, हो सकता है अगर वो लोड नहीं हो तो आप कोई एग्जिस्टिंग क्लास, कोई भी क्लास विथ पैकेज नेम यहाँ दो, कोई भी क्लास इन्हीं। तो मैंने टेस्ट मेमोरी नाम का एक क्लास एग्जिस्ट करता है उसको दिया है, यहाँ पे देखोगे टेस्ट मेमोरी नाम का इसी पैकेज में एग्जिस्ट करता है तो उसी को दिया है। मैं बोल रहा हूँ इसको कि क्लास टेस्ट मेमोरी को लोड करो। ठीक है, और कौन सी क्लास लोडर से, तो क्लास अपनी क्लास लोडर, अपना क्लास का नाम दिया डॉट क्लास डॉट गेट क्लास लोडर, क्योंकि हमारी टेस्ट मेमोरी भी हमारी क्लास है। तो ऐप इससे क्या मिलेगा, हमें ऐप क्लास लोडर, अपनी क्लास लोडर मिलेगी। और लोड होगा तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, अगर लोड होने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्लास नहीं मिला तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली लोड हो गया तो ये लाइन आपकी प्रिंट जरूर होगी। तो ये मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, देखो इंटरनली। अब देखना ये जो जेडीबीसी में प्रॉब्लम है इसके कारण ये आ रही है, तो इसको बाईपास करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड कर दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आया, यहाँ ध्यान से देखना कि ये हमारा लोड हुआ, और कौन सी यहाँ हमने क्लास लोडर का नाम प्रिंट कराया, और क्या आ रहा है, जेडीके डॉट इंटरनल डॉट लोडर क्लास लोडर ऐप क्लास लोडर, ये आ रहा है ना, ये ऐप क्लास लोडर के थ्रू लोड हुआ। तो ये लाइन सक्सेसफुल मैसेज आया, यानी ये मेमोरी में लोड हो गई। अगर इसी के जगह हम ऐसा कुछ क्लास नेम दे दें मान लो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आएगा, फिर एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो हमने एक्सेप्शन रेज किया था वो आ गया, यानी वो क्लास मिली ही नहीं, वो लोड हुआ नहीं ऐप क्लास लोडर के थ्रू। तो मेमोरी में रन टाइम में जब भी अगर फ्यूचर में अभी आपको चल के क्लास लोड करना होगा, आप इतना तक भी दे दो काफी है, यहीं पे पैरेंथेसिस बना क्लोज करो, वो अपने आप जो आपकी क्लास लोडर होगी उसी से डिफॉल्ट वो ओपन करता है, लोड करेगा। ये क्लियर है। क्लास लोड के लिए क्लास डॉट फॉर नेम का क्या यूज है, राहुल, अभिषेक? यस जी तो सर। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या है आपको बताना, अवेयर कराना। सिर्फ देखो क्लास डॉट फॉर नेम क्लास को लोड करने का काम करता है, और उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो प्रोग्राम में सिंपल क्लास डॉट फॉर नेम और पूरा पैकेज के साथ क्लास का नाम दो। चाहो तो 3 पैरामीटर दो, नहीं तो एक पैरामीटर भी काफी है, वो लोड कर लेगा। ठीक है, आगे फिर इसका यूज देखेंगे कि कैसे इसका लोड करने का बेनिफिट क्या है, ये सब क्या है, वो रिफ्लेक्शन में देखेंगे। अभी हम जेवीएम आर्किटेक्चर देख रहे हैं, तो मैं इससे बस आपको टच करते हुए निकलूंगा, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन इसी पे चलेगा। एक आता है सिस्टम क्लास लोडर, जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर ही आता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारी करंट प्रोजेक्ट में जितनी क्लास पाथ है उसको प्रिंट कराता है, ये प्रोग्राम है। जैसे हमारी क्लास पाथ क्या क्या है, आप बोलते हो ना क्लास पाथ मतलब क्या हुआ, बिल्ड पाथ, ये जो बिल्ड पाथ होती है, एक तो एसआरसी हो गया, लाइब्रेरी सब जितनी ऐड करते हैं वो क्लास पाथ हो गई। तो क्या क्या क्लास पाथ है वो अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या करते हैं, क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम क्लास लोडर का क्लास लोडर का ऑब्जेक्ट लेते हैं, पहले बनाते हैं। क्लास लोडर नाम का एक क्लास है, और इसका एक चाइल्ड क्लास
लोडर होती है। ये चाइल्ड में टाइप कास्ट की है, यूआरएल क्लास लोडर। क्योंकि बहुत सारे हमारे वो क्लास पाथ मिलेंगे, तो यूआरएल एरे करके देता है, ताकि सबका पूरा पाथ देता है, कॉम डॉट एसआरसी कहाँ तक का पूरा पाथ है, आपकी आउटपुट डायरेक्टरी, ये सब सारी क्लास पाथ में इंक्लूड होती है। तो प्रोजेक्ट का जो मेन बेस पाथ है वो भी क्लास पाथ में होता है, वो पाथ हमें मिल जाता है और उसको सिंपल फॉर लूप से फिर प्रिंट करा दिए। तो इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आपकी सारी क्लास पाथ आती है। बट एक चीज है, ये जो कोड है ये जावा 9 तक सपोर्टेड है। जावा 9 के बाद यूआरएल क्लास लोडर ये सब, यूआरएल क्लास लोडर को बेसिकली जावा ने हटाया है, कि मतलब इसका काम वर्किंग हटा दिया है कि आप इससे क्लास पाथ नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए अगर जैसे मान लो मुझे जानना है कि हमारी टोटल क्लास पाथ क्या है, तो जावा 17 में दूसरा कोड आया है। मैं चैट जीपीटी में आपको दिखा देता हूँ कैसे सर्च करना होगा इसके इक्विवेलेंट। वो कोड अभी यूज नहीं करना, बस आपको यूज करना सिखा रहा हूँ। चैट जीपीटी ये दे दिया। अब जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखेगा जावा 8 और अर्लियर वर्जन और 9 ऑनवर्ड, इसमें इसका अल्टरनेटिव वे यूज करना है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव वे यूज करके अब ये बोलोगे सर ये ऐसा कोड है समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जावा 8 का पूरा कोड है जो हम मैंने आप लोग को एक पूरा मंथ में ही बताया कि जावा 8 में कैसे कोडिंग किया जाता है, वो पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं प्रिंट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बस बताया चैट जीपीटी में इसका अल्टरनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए वरीड मत हो कि करंट प्रोजेक्ट क्लास पाथ कैसे फाइंड करना है, तो वो मिल जाएगा कोड। ठीक है, बट इतना बस आइडिया के लिए रखो कि सिस्टम क्लास लोडर जावा 8 तक क्लास पाथ निकाल के देता था। तो यहाँ तक था क्लास लोडर के बारे में। ठीक है, अब देखो एक आप लोग 4-5 साल एक्सपीरियंस जब हो जाएगा उस समय आप लोग को और ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी, स्टेप बाय स्टेप जरूरत होता है। उस समय कस्टम क्लास लोडर भी आदमी बनाता है। ठीक है, तो वो अभी जरूरत नहीं है, उसमें जाना भी मत। ठीक है, तो इतना बहुत है नॉलेज फिलहाल के लिए आप लोग के लेवल पे, कि भाई क्या क्या टाइप के क्लास लोडर होते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम किस लिए यूज होता है, इतना नॉलेज बहुत है। ठीक है, राहुल अभिषेक। ठीक, नेक्स्ट आता हूँ जावा रन टाइम मेमोरी। जावा रन टाइम मेमोरी में हम लोग को पता है मेथड एरिया, मैंने पहले ही बताया, जितने स्टैटिक वेरिएबल सब होते हैं या क्लास लेवल डेटा, वो मेथड एरिया में लोड होगा। हीप में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट हमारे। स्टैक में क्या होता है, जितने मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल जितने होते हैं वो स्टैक में होता है। तो स्टैक में ये बोलता है कि स्टैक हर थ्रेड के लिए अलग बनता है। तो मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे तो मल्टीपल थ्रेड अगर मान लो रन कर रहा है, 3 थ्रेड रन कर रहा है तो 3 स्टैक एरिया बनेगा। ठीक है, ईच स्टैक कंसिस्ट स्टैक फ्रेम, मतलब हर स्टैक में अलग अलग पार्ट भी डिवाइड होगा। फिर इंटरनल स्टैक फ्रेम, वो फ्रेमिंग होता है बेसिकली, एक एक मेथड जब आप कॉल करते हो तो एक एक फ्रेम में ले जाता है, उसकी वेरिएबल सब एलोकेट करता है इंटरनली। तो स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम भी होता है, और स्टैक हमेशा उसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे होगा। पहले स्टैक में जो पहला मेथड है वो सबसे पहले फ्रेम में आएगा, फिर उसके बाद मेथड कॉल हो रहा है तो वो उसके ऊपर जाएगा, फिर उसके ऊपर, तो सबसे लास्ट में, या इतना ध्यान रखो, आप लोग को ध्यान होगा कि जो सबसे लास्ट में मेथड कॉल होगा सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले सबसे अंतिम वाला मेथड कॉल होगा, फिर उसके बाद जो कॉल हायरार्की में आया, फिर आपका जो फर्स्ट में, जैसे मेन से आप लोग याद करो, टीएमएस बनाए थे, टीएमएस में मेन कॉल होता था, मेन का एक स्टैक फ्रेम में जाएगा,
फिर मेन से हम लोग टास्क मैनेजर का क्रिएट टास्क कॉल करते हैं, तो क्रिएट टास्क का एक फ्रेम बनेगा और क्रिएट टास्क वाले काम हो जाएगा, फिर वो फ्रेम खत्म होगा, फिर नीचे वाला फ्रेम आपका मेन का काम होगा। तो हर थ्रेड के लिए एक स्टैक बनेगा और हर स्टैक में हर मेथड के लिए एक फ्रेम बनेगा। ये लाइन क्लियर है? हर थ्रेड के लिए। अभी देखो मेन बेस्ड काम कर रहे हो तो मेन खुद अपने आप में एक थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, तो सिंगल थ्रेड है, सिंगल स्टैक ही बनेगा आपका। लेकिन आप वहां पे मल्टीपल मेथड तो कॉल करते हो ना, तो वो अलग अलग फ्रेम बनाएगा उसी स्टैक में। मान लो एक एरिया स्टैक का ले लिया और उसी एरिया में पहला पोर्शन दे देगा कि पहला मेथड मेन के लिए, उसके ऊपर फ्रेम बनाएगा वो, अगर दूसरा मेथड कॉल हो रहा है उसके लिए, फिर तीसरा मेथड कॉल हो रहा है उसके लिए, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस तरह चलता रहेगा। क्लियर है ये? अभिषेक, ठीक है। ये पीसी रजिस्टर, ये आप लोग को एक नया टर्म सुन देख रहे होंगे। तो ये बेसिकली ये भी हर थ्रेड के लिए रन करता है, लेकिन जैसे मैंने क्या बताया कि स्टैक फ्रेम में मेथड, एक मेथड पूरा रन करता है। एक मेथड में कितने आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं वो एक फ्रेम में जाएंगे, लेकिन उस मेथड में किस लाइन पे कर्सर है वो रेफरेंस पीसी रजिस्टर में स्टोर होता है कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगी ना, तो वो लाइन का एड्रेस ये पीसी रजिस्टर रखता है टू होल्ड एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। जो करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन होगा उस स्टैक में, इस स्टैक फ्रेम में, उस चीज के लिए पीसी रजिस्टर यूज होता है। इंटरनल जेवीएम इसमें हर एक लाइन का एड्रेस रखता है कि भाई ये लाइन एग्जीक्यूट की, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट की, तो उसका रखता है। और नेटिव मेथड स्टैक, ये नेटिव जो आपका जीएनआई कॉल हम लोग मैंने आपको बताया था कि अदर देन जावा अगर कोई हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, जैसे सी का लाइब्रेरी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस का, तो हम लोग सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी करते हैं जिससे नेटिव कॉल होता है, यानी अदर देन जावा कॉल। तो अदर देन जावा मेथड ही लोड होती है, मेथड ही कॉल होती है, क्लास उसमें नहीं होता है, क्योंकि सी सब में क्लास ये सब ये लोड नहीं करता, ये सिर्फ मेथड कॉल करता है। तो वहां भी मेथड के लिए अलग थ्रेड बनाता है। तो यहाँ नेटिव मेथड स्टैक जो है हर थ्रेड के लिए अलग वर्क होता है और इसमें भी स्टैक फ्रेम का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो ये एरिया हो गया कंप्लीट जीएनआई के लिए, जावा नेटिव लाइब्रेरी अगर कुछ यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट में। ये एरिया हो गया स्टैटिक और क्लास से रिलेटेड, जैसे क्लास लोड होगा, क्लास का इंफॉर्मेशन होगा, वो सब मेथड एरिया में होगा। स्टैटिक वेरिएबल सब और स्टैटिक मेथड रेफरेंस, जो वन टाइम जितनी भी रेफरेंस है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हीप में बनेंगे। जब भी लोकल मेथड मेथड पे मेथड कॉल होता है वो स्टैक में एलोकेट होता है और हर फ्रेम में एक एक मेथड एलोकेट होगा। ठीक है, तो जावा ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग रिसाइड कहाँ करता है, हीप में। और हीप क्रिएटेड व्हेन जेवीएम स्टार्टअप, जब भी जेवीएम स्टार्ट होगा तब हीप क्रिएट होगा, और वो उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। मतलब हीप में ऐसा भी होगा ना, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो, गार्बेज कलेक्ट हो जाए तो वो उसको रीयूज करेगा, तो वो मेमोरी साइज फिर बढ़ जाएगी। और आप ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हो, गार्बेज कलेक्टर नहीं चल रहा उस समय आपकी मेमोरी का कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा हीप मेमोरी। जब हीप आपका पूरा फुल होता है उस समय मेमोरी का एक्सेप्शन आता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। आप देखोगे तो आउट ऑफ मेमोरी ये हमेशा जेवीएम मारता है। अगर प्रॉपरली गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है तो, और पूरा मेमोरी फुल हो गया हीप का, तो वो आउट ऑफ मेमोरी तुरंत मारेगा। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें हीप में ही होती हैं। और ईच ऑब्जेक्ट इनटू हीप हैज ए पॉइंटर टू मेथड टेबल। तो ये एक मेथड टेबल होता है। मेथड टेबल बेसिकली मेथड एरिया के अंदर होता है, क्योंकि
जो वन टाइम रेफरेंस जब भी होगा किसी चीज का वो मेथड एरिया में होगा। तो मेथड टेबल करके एक बनाता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो मेथड को कॉल करेगा। तो वो देखता है मेथड टेबल में जाके कि वो पर्टिकुलर आपकी मेथड कहाँ पे स्टोर है, उस एरिया से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ये नहीं ना है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए मेथड का अलग स्पेसिंग लेगा। मेथड तो एक ही स्पेस लेगा चाहे जितनी बार जो भी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करो। बस डेटा के लिए हीप में अलग स्टोरेज होता है, लेकिन मेथड तो एक ही बार स्पेस लेगा, एक ही जगह। तो वो मेथड टेबल के थ्रू इसको पॉइंट कराता है सारा काम। जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं वो मेथड टेबल में, यानी ग्लोबल एरिया इसको कहते हैं, मेथड एरिया इसमें आपका रिसाइड करेगा। एक ही कॉपी हमेशा लोड होगा मेथड एरिया में, उससे ज्यादा कभी कॉपी नहीं बनती। तो इसलिए देखोगे स्टैटिक वेरिएबल हमेशा ओवरराइट होता रहता है। और जावा स्टैक और नेटिव स्टैक जो है हर थ्रेड के लिए सेपरेट बनता है हमेशा। जितने भी थ्रेड बनाओगे, अगर 5 थ्रेड रन कर रहा है आपके प्रोग्राम में तो 5 स्टैक बनेगा। और जेएनआई का 5 थ्रेड अगर रन कर रहा है तो 5 नेटिव स्टैक बनेगा। तो एक प्रोग्राम है यहाँ पे जहाँ से हम इस प्रोग्राम से पता कर सकते हैं हमारी मेमोरी कंजम्पशन कितनी हो रही है अपने प्रोग्राम की। तो ये मैंने इसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए डाला है कि केबी में है, तो केबी को मल्टीप्लाई किया हो तो एमबी में आ गया कि ये 1 MB का साइज है। ठीक है। रन टाइम करके जावा में क्लास होती है जिसमें गेट रन टाइम मेथड है। इस रन टाइम के थ्रू ही हमें सारे मेमोरी की डिटेल हम निकाल सकते हैं कि कितना कंजम्पशन हो रहा है। जैसे आप प्रोग्राम चला रहे हो, बहुत लंबा प्रोग्राम, आप चाहते हो मेमोरी कंजम्पशन प्रिंट कराना। ठीक है। आप मेमोरी कंजम्पशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपने प्रोग्राम पर। वो कैसे? जैसे रन टाइम डॉट फ्री मेमोरी करोगे तो आपको ये फ्री मेमोरी बताता है, डिवाइडेड बाई बस एमबी में हमें रिजल्ट आए इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन किया कि एमबी में आ जाए। फिर अगर टोटल मेमोरी कितनी है हमारी इस प्रोग्राम के लिए वो बता देगा। मैक्स मेमोरी जेवीएम ने कितनी एलोकेट की है पूरे, वो बता देगा। तो मैक्स मेमोरी मैक्सिमम लिमिट होता है, टोटल मेमोरी उस प्रोग्राम को जब रन कर रहे हो उस समय कितना मेमोरी दिया जो एक्सटेंड हो सकता है बाद में मैक्स मेमोरी तक। और फ्री मेमोरी कितना आपका अभी फ्री है, यूज्ड में अगर हमें चाहिए तो टोटल मेमोरी माइनस फ्री मेमोरी यहाँ करो तो यूज्ड मेमोरी निकल जाएगा। तो ये जैसे मान लो ये मेरा प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के लिए बस बताएगा। यहाँ चलाए तो बता रहा है यूज मेमोरी सिर्फ 1 MB है, फ्री मेमोरी 254 है, 256 टोटल एलोकेट हुआ। तो देखे होगे मैंने इक्लिप्स की सेटिंग में आपको ये चीज बताया था कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम मेमोरी क्या है ये पता कर सकते हो। ये जैसे बता रहा हूँ, इक्लिप्स है ये मेरा, ओपन फाइल लोकेशन की है। यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इक्लिप्स की। यहाँ देखो हम लोग ये देते हैं मिनिमम, हमारे सॉफ्टवेयर जब भी रन करेगी कितना मेमोरी से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कितना जाएगा ये दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही जीबी दिया हुआ है, तब भी वो 4 GB का ले रहा है। देखता हूँ कहीं कुछ होगा। यहाँ से ही बेसिकली वो इक्लिप्स देता है। तो इस समय इक्लिप्स जो हमारा यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 4 GB का मेमोरी दिया हुआ है, 256 टोटल मेमोरी है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, और यूज्ड 1 मेमोरी हुआ, 1 MB। तो ये बेसिकली आपको रन टाइम क्लास के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रन टाइम क्लास के थ्रू आप लोग मेमोरी का पूरा निकाल सकते हो, जीवीएम से रिलेटेड कितनी मेमोरी यूटिलाइजेशन ये सब हो रही है। तो ये सब जीवीएम का पार्ट है। ठीक है। Garbage collection will invoke as and when required to collect all objects which go out of scope। मतलब
गार्बेज कलेक्शन देखो, जो ऊपर जितनी मेमोरी थी उसमें दो ही एरिया पे बस चलता है, हीप और मेथड एरिया, और कहीं भी गार्बेज कलेक्शन नहीं चलेगा। क्योंकि जो नेटिव होता है और स्टैक वाला होता है वो तो लोकल होता है, मेथड का कॉल खत्म, वो स्टैक फ्रेम खत्म, सीधे उसी समय वो खत्म हो जाता है, वो रीयूज हो जाता है। तो इसलिए वहां पे गार्बेज कलेक्शन की जरूरत नहीं होती। मेन हीप और मेथड एरिया में लॉन्ग टाइम तक कोई भी डेटा रहता है, सबसे ज्यादा मेथड एरिया और फिर उसके बाद हीप मेमोरी में। तो इन्हीं को क्लीन अप की जरूरत होती है। तो ये जब भी जेवीएम को रिक्वायर्ड होता है, इन्हीं दोनों एरिया पे गार्बेज कलेक्शन चलता है, ये ध्यान रखना, हीप और मेथड एरिया पे। जब स्टैक मेमोरी आपका फुल हो जाएगा, मान लो आपने ऐसा मेथड ही लिख दिया, फॉर लूप का इनफाइनाइट लूप मान लो आपने बना दिया, उसमें एक ऑब्जेक्ट को न्यू करके एलोकेशन लिख दिया और वो इनफाइनाइटली चल रहा था, एक ना एक समय तो खत्म होना ही है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी जैसे ही खत्म होगा, देखना स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, और हीप मेमोरी खत्म होगा तो आउट ऑफ मेमोरी का इशू आएगा तुरंत। ये दो एरर आप जब भी आए तो आप समझना स्टैक कुछ आपने गंदी प्रोग्रामिंग की है, जिससे स्टैक में प्रॉब्लम आया या फिर हीप में प्रॉब्लम। तो ये था ब्रीफ अबाउट रन टाइम डेटा एरिया। समझ में आया रन टाइम मेमोरी के बारे में? आगे चले। अब आते हैं तीसरा पार्ट, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन मेन सेंट्रल कंपोनेंट होता है जेवीएम का, जिसके अंदर दो चीजें ये रखता है, एक इंटरप्रेटर और एक जेआईटी कंपाइलर। एग्जीक्यूशन इंजन में ऊपर डायग्राम में इंटरप्रेटर नहीं लिखा है, लेकिन इंटरप्रेटर रखता है। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एक एक जो क्लास फाइल इंस्ट्रक्शन होती है उसको रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं जिसको रिपीटेडली कई बार प्रोग्राम में लगता है कि वो रिपीट हो रहा है कई बार, जैसे हम लूप का प्रोग्राम कहते हैं, तो लूप मोस्टली रिपीट होता है। तो क्या करता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा तो इंटरनली वो कंपाइल भी जरूर करता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वैसे लाइन ऑफ कोड को जो रिकर्सिव बहुत बार कॉल हो रहा है, तो उसको जेट कंपाइलर को देता है। जेट कंपाइलर क्या करता है, वो लाइन ऑफ कोड को वन टाइम कंपाइल करता है और बार बार एग्जीक्यूट करता जाएगा जब भी जरूरत हो। तो इससे जेट कंपाइलर की वजह से परफॉर्मेंस फास्ट होती है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर। इंटरप्रेटर रीड करता है बाइट कोड, कन्वर्ट करता है उसको मशीन कोड में और एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। लेकिन प्रॉब्लम इसका क्या है कि ये आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें समय लगेगा, टाइम टेकन होगा, परफॉर्मेंस हिट होगी। तो इसी के लिए जेट कंपाइलर आया है। जेट कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट ओनली कॉमनली रिक्वायर्ड मेथड, जो कॉमनली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कई बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको जेट कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, और ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैंने थोड़ा और दिया है जेट कंपाइलर के बारे में, वैसे ऑप्शनल है आप लोग के लिए, आप चाहो तो समझ सकते हो, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, कि जेट कंपाइलर भी अंदर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर अंदर रखता है, कोड ऑप्टिमाइजर रखता है, टारगेट कोड जनरेटर, प्रोफाइलर, वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करके, अपनी टेक्निक यूज करके तब वो डिसाइड करता है कि कॉमनली रिक्वायर्ड कोड कौन सी है और कैसे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है जो मेथड हम लिख दिए उसको वो कॉमनली रिक्वायर्ड मेथड मान लेता है, ऐसा नहीं है। वो अपने से एनालिसिस करके पूरा निकालता है, प्रोफाइलर इस सब का कॉन्सेप्ट पे, कि कौन सी कॉमनली रिक्वायर्ड मेथड है, उसको डिसाइड करता है, तब वो काम करता है। तो इसके अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, इतना ही था एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, एक इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और जेट कंपाइलर क्या करेगा, कॉमनली रिक्वायर्ड कोड को एग्जीक्यूट करता है। जेट कंपाइलर अपनी इंटरनल टेक्नोलॉजी, कुछ प्रोफाइलर या इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की वजह से वो डिसाइड करता है कि कॉमनली रिक्वायर्ड कोड क्या होगा, और उसको जब भी जरूरत होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा,
ताकि वो वन टाइम ही कंपाइल हो। अदरवाइज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूट करता है तो इंटरनल वो कन्वर्ट करते जाता है मशीन कोड में, बार बार करेगा, कॉमनली रिक्वायर्ड कोड को भी करेगा, तो उसमें परफॉर्मेंस इशू आती है। तो वो काम जेट कंपाइलर वन टाइम करके और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है डायरेक्ट। इतना ही जानना आपको एग्जीक्यूशन इंजन के बारे में, ठीक है। तो जेवीएम में अभी तक हमने देखा क्लास लोडर सबसिस्टम, रन टाइम डेटा एरिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोग के लिए। क्लास लोडर सब सिस्टम में हमें क्या जानना है, तीन तरह का क्लास लोडर होता है, एप्लीकेशन, एक्सटेंशन और बूटस्ट्रैप। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी क्लास को, एक्सटेंशन क्लास लोडर एक्सटी फोल्डर के अंदर जो जावा की एक्सटी फोल्डर होती है जीआरई के अंदर, वहां से लाइब्रेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर बूटस्ट्रैप हमारे सिस्टम की क्लास लोड करने के लिए। क्लास डॉट फॉर नेम यूज करते हैं हम रन टाइम में किसी भी क्लास को मेमोरी में लोड करने के लिए, सिर्फ लोड करने के लिए, बार बार बोल रहा हूँ लोड करता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता क्लास डॉट फॉर नेम, सिर्फ क्लास को मेमोरी में लोड करता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। रन टाइम डेटा एरिया में मेथड एरिया हमारा ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, सॉरी मेथड एरिया हमारा आपकी उसमें स्टैटिक वेरिएबल जो होती हैं, और क्लास जो लोड होता है, और मेथड टेबल का पूरा रेफरेंस ये रखता है ताकि कौन सी मेथड कहाँ पे इस मेथड एरिया में है। और इस मेथड, ये बेसिकली मेथड एरिया में जैसे मान लो एक एरिया मेथड टेबल का बनाया और सारे मेथड सब लोडेड है, उसमें बस मेथड टेबल में रखता है अच्छा ये मेथड इस एरिया में, ये मेथड इस एरिया में। जब हीप में ऑब्जेक्ट बनता है तो इस मेथड टेबल का रेफरेंस जाता हुआ, ताकि यहाँ से उस ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग करते हैं ना टास्क मैनेजर डॉट क्रिएट टास्क, तो टास्क मैनेजर डॉट क्रिएट टास्क के थ्रू वो क्या करता है, मेथड टेबल में आएगा, मेथड टेबल में देखेगा मेथड कहाँ पे लोडेड है मेथड एरिया में, और उस मेथड को यहाँ से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जितनी उससे रिलेटेड डेटा स्टोर करने का काम होगा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हीप में होगा। और जो लोकल आपकी मेथड सब रन करती हैं, लोकल वेरिएबल सब एक थ्रेड में, वो सारे स्टैक मेमोरी में होते हैं। स्टैक मेमोरी में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट कर रही है उसका इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में होता है। और नेटिव इंटरनल थ्रेड जो होता है सिर्फ जीएनआई कॉल के लिए होता है, जब जीएनआई कॉल करते हैं तो वो लोड होता है इस एरिया में। एग्जीक्यूशन इंजन में दो मेन पार्ट हो गए, एक जेट कंपाइलर और गार्बेज कलेक्शन। तो एग्जीक्यूशन इंजन में इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर होता है जो एग्जीक्यूट करता है हमारी लाइन बाय लाइन कोड को। जेट कंपाइलर क्या करता है, कॉमनली रिक्वायर्ड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, इंटरप्रेटर वन बाय वन। और गार्बेज कलेक्शन अब हमें देखना है। इतना समझ में आया, रिपीट किया मैंने आप लोग को। जी सर। थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन जानना जरूरी है। अब गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा प्रोसेस समझना हमें, ठीक है। Garbage collection is a process of reclaiming unused memory space and making it available for future instance। मतलब जो अनयूज मेमोरी स्पेस है उसको फिर से रीयूज करता है ताकि फ्यूचर में जितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उसके लिए मेमोरी स्पेस फिर से बना सके। There is guarantee that finalize will invoke before reclaiming memory space. There is no order or time specified। अब ये देखो, एक आप लोग दो मेथड, दो कीवर्ड सुने होंगे, एक फाइनल कीवर्ड सुने होंगे जो मेथड के साथ हम लोग लगाते थे, जिससे हम लोग उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते थे, याद करो। और एक फाइनली कीवर्ड था, फाइनली ब्लॉक, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के समय करते थे, जो ऑलवेज एग्जीक्यूट करता था चाहे एक्सेप्शन आए या ना। फाइनल, फाइनली, और ये तीसरा आ रहा है फाइनलाइज। इन तीनों में देखो डिफरेंस पूछता है। फाइनल हो गया
वेरिएबल के साथ लगाओगे, मेथड के साथ लगाओगे, क्लास के साथ लगाओगे, उसका बिहेवियर अलग है, वो कीवर्ड है। फाइनली एक ब्लॉक है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। तो एक्सेप्शन आए या ना आए, रिसोर्स रिलीज करने के लिए हम लोग कोड फाइनली में लिखते हैं। एक फाइनलाइज करके मेथड होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, और इसको हम लोग अपने जो भी क्लास है उसमें ओवरराइड कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज करके। और इसको जेवीएम कॉल करता है, हम अपने क्लास में चाहे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जितने भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नलिफिकेशन देते हैं, ताकि नल हो जाए वो हीप से और लोकल मेमोरी से उसका लिंकिंग खत्म हो। नल करने से लिंक खत्म हो जाता है, और जैसे ही लिंक खत्म हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर चलेगा, देखेगा जो जो अनयूज है, अनयूज कैसे वो समझेगा, जिसका लिंक नहीं मिला वो अनयूज है। तो फाइनलाइज मेथड बेसिकली ये बोल रहा है यहाँ पे, जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा आपके सॉफ्टवेयर में, अब सॉफ्टवेयर के टर्म में बात कर रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़ी चीज होती है, एक छोटा सा प्रोग्राम का क्या गार्बेज कलेक्टर करेगा। तो सॉफ्टवेयर में आपका जैसे जब भी गार्बेज कलेक्शन चल रहा है, मान लो टीएमएस को इन्फानाइट टाइम के लिए चला के छोड़ दिए, भाई क्रिएट कर रहा है वो इन्फानाइट चलता रहेगा ना। आप जब तक इक्लिप्स बंद मत करो और प्रोग्राम को एंड ना करो, वो चलता रहेगा, एंडलेस एंडलेस, सालों साल चलाते रहो टीएमएस को, क्या दिक्कत है। वो कभी क्रिएट कर रहे हैं टास्क, कभी मॉडिफाई कर रहे हैं, कभी व्यू कर रहे हैं, कभी डिलीट कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो वहां पे फाइनलाइज मेथड कहाँ लिखेंगे, आपका जो टास्क मैनेजर था वहां लिखेंगे, और जो क्लाइंट प्रोग्राम बनाए थे वहां लिखेंगे। वो दो जगह हम लोग फाइनलाइज मेथड लिखेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, फाइनलाइज मेथड में बेसिकली करेंगे क्या, जो इंस्टेंस वेरिएबल जैसे मान लो टास्क का ऑब्जेक्ट बनाए, तो टास्क को बस जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसको नल करेंगे इसके अंदर। तो इसका बस बेनिफिट ये होता है कि जब भी गार्बेज कलेक्टर चलता है तो हमारी हर क्लास की फाइनलाइज को वो जरूर कॉल करता है। उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो देखता है फाइनलाइज मेथड है, अगर उस क्लास में लिखा हुआ तो जरूर कॉल करने के लिए आएगा, ताकि जो भी क्लीन अप का अगर हमने कोड लिखा है तो वो क्लीन करे। अगर नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट अगर आपने कहीं भी नल कर दिया है तो उसको नलिफिकेशन तो मानता ही है, उसका रेफरेंस टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लिख दिया है तो ये हमेशा गारंटी है कि एक बार एग्जीक्यूट करेगा आपके ऑब्जेक्ट के लिए। बिफोर डिस्ट्रॉइंग दैट ऑब्जेक्ट फाइनलाइज ऑलवेज बी कॉल्ड, ये याद रखना अगर आपने डिफाइन किया है उस क्लास में। तो एक क्लास का 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 100 बार फाइनलाइज कॉल होगा, क्योंकि अगर 100 को डिस्ट्रॉय कर रहा है ये जाके 100 को, अगर 100 में से 10 को ही डिस्ट्रॉय करेगा तो कितनी बार, 10 बार फाइनलाइज कॉल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, फाइनलाइज एक मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, जिसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं फॉर क्लीन अप ऑपरेशन। और जो गार्बेज कलेक्टर जब चलता है तो ये एक मेथड खुद गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है कि क्लीन अप का क्या कोड लिखा है वो क्लीनिंग करे बिफोर डिस्ट्रॉइंग दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है फाइनलाइज मेथड। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ एक एग्जांपल दी है कि कैसे गार्बेज कलेक्टर किसको किसको नल गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल मानेगा या नहीं मानेगा, वो समझना है, थोड़ा एक आइडिया रखना है, ताकि हम कोड लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कैसा कोड लिखें कि गार्बेज कलेक्शन हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको टेक्निक। इफ ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आप अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट की अब जरूरत नहीं है, उसको नलीफाई करो। मतलब जैसे एम्प्लॉय 1 बनाया, एम्प्लॉय 2 बनाया, तो यहाँ तक अगर मान लो कोड रन कर रहा है तो अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट, ना एम्प्लॉय 1 ना एम्प्लॉय 2, कोई गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि EMP1 EMP2 दो ऑब्जेक्ट हीप में बना होगा, दोनों का रेफरेंस लोकल मेमोरी में अभी स्टैक में है इनका रेफरेंस। लेकिन जैसे ही आपने EMP1 नल किया, EMP1 इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, सिर्फ एलिजिबल है, गार्बेज कलेक्ट हो गया ये नहीं है, क्योंकि गार्बेज कलेक्ट तभी होगा जब आपका गार्बेज कलेक्टर चलेगा। और वो कब चलेगा वो जेवीएम के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं होता कभी भी, उसके ऊपर है कि कब वो चलाएगा।
लेकिन एलिजिबल हो गया कि MP1 जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा, अब एम्प्लॉय 1 जो हीप में बना होगा वो अब रीयूज हो जाएगा, उसको हटा देगा उस मेमोरी को। MP2 वाली लाइन पे आया तो ये भी गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हुआ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, जब भी आप लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर उसका काम खत्म हो गया तो कोशिश करना चाहिए नलीफाई करो, या तो फाइनलाइज मेथड ओवरराइड करो उसमें नलीफाई करो, और नहीं तो मेथड में लिख रहे हो तो वहां पे भी नलीफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करो जरूर अगर उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो बेस्ट प्रोग्रामिंग यही है, यही सब सीखना कि नलिफिकेशन जरूरी होता है, नहीं तो इसी को कहते हैं मेमोरी लीक। अगर आप बनाए जा रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हो, पता चला उसका नलिफिकेशन कर ही नहीं रहे, वो हमेशा लाइव पड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी दिन तो मेमोरी फुल होगी ही। आज मान लो आपका सॉफ्टवेयर 4 GB का आपने मेमोरी दिया है, आज आपको सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है 256 MB से, मेमोरी लीक होना चालू हुआ, नया नया ऑब्जेक्ट बनता रहे, क्रिएट टास्क मान लो TMS का कॉल कर रहे हो बार बार और टास्क को डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ता रहेगा, किसी दिन तो फुल हो जाएगा। तो इसीलिए जब काम खत्म हो जाए जिस ऑब्जेक्ट का, उसको हमेशा नलीफाई करो, ये कहा जाता है। और इसलिए स्टैटिक ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, स्टैटिक जो है जल्दी रेफरेंस, जब तक प्रोजेक्ट चलता है तब तक उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो हटता ही नहीं है, या तो नलीफाई करो खुद से। दूसरा टेक्निक है, बोलता है नलिफिकेशन के लिए कि गार्बेज कलेक्शन कैसे करना है, रीअसाइन द रेफरेंस वेरिएबल। मतलब एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया EMP1 में, एम्प्लॉय 2 एक नया बनाया, यहाँ तक कोई गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, लेकिन एम्प्लॉय 1 में फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खत्म, वो कहीं मेमोरी में बना होगा, लेकिन उसका लिंक टूट गया EMP1 से, क्योंकि EMP1 में नया आ गया। तो ओल्डर जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था, उसका मेमोरी स्पेस था, वो एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो रीयूज कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो रेफरेंस वेरिएबल को, तो उसमें भी गार्बेज कलेक्टर हेल्प, गार्बेज आपका पुराना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय 2 में ही एम्प्लॉय 1 को रख दिया, तो यहाँ पे 2 ओल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, एक तो ये था इसका जो एलोकेट हुआ था, और दूसरा ये जो एलोकेट हुआ ये भी खत्म हो गया। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला, ये, क्योंकि एम्प्लॉय 2 में हमने नया स्टोर कर दिया ना, तो ये भी गया। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है राहुल अभिषेक, कैसे प्रोग्रामिंग करनी चाहिए? बस एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड और लोकल वेरिएबल, सो वंस मेथड कंप्लीटेड ऑल लोकल ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनाओ मेथड के अंदर ही बनाओ। ठीक है, और मेथड जितना छोटा हो अच्छा रहता है, मेथड का काम खत्म, सारा ऑब्जेक्ट अपने आप एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, क्योंकि मेथड का काम खत्म, फ्रेम खत्म, लिंकिंग खत्म, लिंक खत्म हो गया, काम खत्म। जैसे क्रिएट टास्क किए, जो ऑब्जेक्ट बना, अगर वो ऑब्जेक्ट अब मेथड खत्म हो गया तो वो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया लिंकिंग। ठीक है, तो जो लोकल ऑब्जेक्ट बनाए उसको हम लोग लिस्ट में बना के रखते हैं, रेफरेंस रखते हैं, वो अलग चीज है। इसके बाद है आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन, एक मतलब टर्म है आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन, मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग बता रहा है कि मान लो एक एम्प्लॉय क्लास ऐसा हमने बनाया जिसके अंदर एक एम्प्लॉय टाइप का प्राइवेट वेरिएबल ही बना लिया खुद से, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का रेफरेंस। ठीक है, नेस्टेड, जैसे हम लिंक लिस्ट सिस्टम बनाते हैं तो ऐसा बनाना ही पड़ता नोड। तो उस केस में कैसे वर्क होगा गार्बेज कलेक्शन? तो जैसे मान लो 3 एम्प्लॉय बनाए, E1 E2 E3, इस यहाँ तक कोई भी गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि तीनों का भी पॉइंटर लगा हुआ है लोकल से हीप की। अब E1.T में क्या किए कि E1.T है, उसमें E2 को, E1 को बोले E2 को पॉइंट करो, E2 को बोले E3 को पॉइंट करो, E3 को बोले E1, मतलब सब एक दूसरे को, E1 E2 को
E2 E3 को और E3 E1 को। यहाँ भी अभी कोई गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट लाइन में E1 को नल करेंगे। अगर नल भी करते हैं E1 को, तो E1 कहीं ना कहीं अभी रिफर हो रहा है, E3 में रिफर हो रहा है, इसकी वजह से वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉइंट अभी हो रहा है E3 में, इसीलिए वो गार्बेज कलेक्शन। तो जो रेफरेंस हम एक दूसरे में रखते हैं, तो उस समय भी डेंजर है। ऐसा कोड अगर लिखते हैं तो बहुत डेंजर होता है कि हम तो बोलेंगे E1 को हमने नलीफाई किया तब भी गार्बेज कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो लिंक लिस्ट वाला कोड ऐसा बनाने से बहुत डेंजर भी होता है। E2 को भी नल किया, कोई नहीं हुआ, क्योंकि E2 अभी भी रिफर हो रहा है E1 में। और E3 को जब नल किया, यानी अब तीनों का तीनों एक साथ गार्बेज कलेक्ट होगा, क्योंकि तीनों का रेफरेंस खत्म। तो इसी चीज को बोलता है कि एक दूसरे में साइक्लिक डिपेंडेंसी जो बना है, आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन टर्म दिया इसको। अगर इस तरह की इंटरनल रेफरेंस की प्रोग्रामिंग करोगे, तो इसमें गार्बेज कलेक्शन थोड़ा लेट जाके होगा। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। एक कमांड होता है सिस्टम डॉट जीसी, और एक कमांड होता है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी। ये क्लास है और उसका मेथड है। और रन टाइम अभी क्लास देखे ही थे, जहां से फ्री मेमोरी ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। तो उसमें भी जीसी करके मेथड होता है। तो ये पूछा जाता है दोनों मेथड काम क्या करता है। दोनों मेथड का काम है, गार्बेज कलेक्टर को, जेवीएम को हम बस रिक्वेस्ट भेजते हैं कि गार्बेज कलेक्टर चलाओ। बस ये दोनों मेथड यही काम करता है, रिक्वेस्ट भेजता है जेवीएम को। जैसे मान लो कहीं हम सॉफ्टवेयर में कभी हमें लगा और वहां पे हम गार्बेज कलेक्टर इन्वोक करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ जेवीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सिस्टम डॉट जीसी लिखेंगे तो वो जेवीएम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, बट उस समय गार्बेज कलेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा वो जेवीएम के ऊपर, गारंटी नहीं कि चल जाए। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट जाएगी कि अगर चाहो तो अब चला सकते हो गार्बेज कलेक्टर। और या फिर रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी। तो ये कहा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है यूज करना। तो बेस्ट ये होता है गेट रन टाइम डॉट जीसी यूज करना। रीजन क्या है, जब सिस्टम डॉट जीसी हम कॉल करते हैं, तो जीसी मेथड जावा में लिखा हुआ, अगर इसके अंदर मेथड में जाके देखोगे तो उसके अंदर इंटरनली ये लाइन ही लिखा है। तो एक्स्ट्रा रेफरेंस है, अगर इसको कॉल करेंगे इंटरनल यही कॉल होना है, तो उससे बेटर है हम डायरेक्ट यही लिखें, क्यों ऊपर वाला लिखें। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी को कॉल करो। तो बट यहाँ पे यही है, एक्सप्लिसिटली हम इन्वोक करने के लिए गार्बेज कलेक्टर को यूज करते हैं ये इसको, बट इट इज नॉट गारंटी। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक। गार्बेज कलेक्टर कॉल फाइनलाइज मेथड व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फॉर गार्बेज कलेक्शन। जो ऊपर हमने बताया था, फाइनलाइज मेथड हमेशा कॉल करता है। We can finalize method explicitly, but it will executed as normal method call or object won't be destroyed। मतलब कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फाइनलाइज मेथड आपने लिख दिया, मेथड ही है भाई, आपने क्लास में फाइनलाइज मेथड लिख दिया, तो क्या वो गार्बेज कलेक्टर के लिए अगर हम उसको कॉल कर लिया अपने मेथड से, कॉल कर सकते हैं एक मेथड है, तो क्या उस समय गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन के लिए फाइनलाइज मेथड सिर्फ जो गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है वो कई सारे और भी काम करता होगा, तभी वो गार्बेज कलेक्ट करता है। वहां तो बस रेफरेंस ले रहा है ना, कि गार्बेज वो लिंकिंग तोड़ने का बस रेफरेंस होता है, लेकिन एक्चुअल गार्बेज कलेक्शन करने का काम वो गार्बेज कलेक्टर करता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिंपली कि आपने फाइनलाइज मेथड डिफाइन किया, उसको अगर आप अपने मेथड में कॉल कर लेते हो, तो क्या गार्बेज कलेक्शन होगा? तो वो नहीं होगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन जो है, जब तक गार्बेज कलेक्टर इन्वोक नहीं होगा, वो फाइनलाइज नहीं कॉल करेगा, तब तक गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा। ये लाइन क्लियर है? एक एक लाइन का यहाँ मीनिंग बहुत अच्छा है भाई।
सब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, नॉलेज के व्यू से आपको बहुत जरूरी है जानना। इसमें कोई डाउट है? क्या डाउट है, पूछो। अच्छा ठीक है। मल्टीपल टाइम सेम ऑब्जेक्ट could be eligible for GC, but garbage collector call finalize method only once। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को कई बार गार्बेज कलेक्टर कॉल कर रहा है, कई बार मान लो ऐसा कोड हमने लिख दिया, मान लो कि जीसी करने गया लेकिन उसका रेफरेंस कहीं से मिल गया, फिर वो रुक गया, फिर जीसी करने गया, उसको रेफरेंस मिला, रुक गया, तो मल्टीपल टाइम वो एलिजिबल हो जाता है। जैसे नल किए फिर ऑब्जेक्ट बना दिए मान लो, तो भाई वो मल्टीपल टाइम जीसी गार्बेज कलेक्टर जीसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर जब कॉल होगा तो सिर्फ फाइनलाइज एक ही बार कॉल करता है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो फाइनलाइज मेथड ओनली वन टाइम कॉल होता है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप। ये बोल रहा है गार्बेज कलेक्शन में क्या क्या वर्क होता है, तो क्या करता है, लुकिंग अप हीप मेमोरी को देखता है, फिर आइडेंटिफाई करता है विच ऑब्जेक्ट आर इन यूज और विच आर नॉट इन यूज, और डिलीटिंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हीप मेमोरी को देखेगा खुद गार्बेज कलेक्टर, आइडेंटिफाई करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट आपका यूज में है, कौन सा नहीं यूज में है, और जो नहीं यूज में होगा उसको डिलीट करेगा। और ये जो काम होता है ये इंटरनली जेवीएम 3 स्टेप्स में करता है। ये शॉर्ट फॉर्म में बताया, जेवीएम बहुत और डिटेल में इसका एल्गोरिथम होगा, उतना अंदर नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं पता कैसे वर्क होता है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए थोड़ा आप डाइजेस्ट कर सको। मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम पे ये काम करता है। तो पहला काम होता है इस स्टेप में कि मार्क करो विच पीस मेमोरी आर इन यूज एंड विच इज नॉट। वो मार्क करता है कि हीप मेमोरी में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज में है, कौन सा नहीं यूज में, जब गार्बेज कलेक्टर चलता है। फिर नॉर्मल डिलीशन रिमूवल वर्क करता है, जो जो अनयूज्ड है उनको फ्री किया, और डिलीटेड मेमोरी को अब रिक्लेम करेगा, मतलब नए ऑब्जेक्ट के लिए अब वो मेमोरी स्पेस में इंक्लूड कर लेगा कि भाई ये फ्री मेमोरी हो गया। तो डिलीटिंग विथ कॉम्पैक्टिंग, वो री री यूज करता है कि भाई नया ऑब्जेक्ट फिर बनेगा तो देखेगा ना मेरे पास फ्री स्पेस कितना है, उतना ही में उसको नया ऑब्जेक्ट बनाना है जीवन। तो मार्क और स्वीप एल्गोरिथम पे इस तरह काम करेगा। अभी हमने देखा था इक्लिप्स का कॉन्फ़िगरेशन में ये दो वेरिएबल होता है, तो ये दो वेरिएबल हम लोग जावा प्रोग्राम के साथ भी पास कर सकते हैं, माइनस एक्स एम एस और माइनस एक्स एम एक्स। ये कैसे पास कर सकते हैं, जैसे जावा प्रोग्राम जब आप रन करते हो, या तो जावा कमांड जब रन करते हो, जावा क्लास नेम, तो उस समय भी जावा के साथ माइनस एक्स एम एस और माइनस एक्स एम एक्स भी पास कर सकते हो। और नहीं तो इक्लिप्स के थ्रू जो रन कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे आप लोग आर्गुमेंट में पास कर सकते हो, वीएम आर्गुमेंट, माइनस जावा एक्सएमएस और माइनस जावा एक्सएमएस। तो इसका मेन काम क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आप बोलते हो एक क्लास से स्टार्ट होगा, टीएमएस को ही मान लो, तो उसका आप स्टार्टिंग मेमोरी, इनिशियल मेमोरी दे सकते हो और मैक्सिमम मेमोरी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, अभी हमने आपको दिखाया था इसी फॉर्मेट में। जैसे मान लो ये भी इक्लिप्स भी जावा में ही बना है, तो ये स्टार्ट कर रहा है, तो इसने इस तरह दिया कि 256 MB मिनिमम होगा, मैक्सिमम 2 GB जाएगा। तो इस तरह करके आप भी अपना पैरामीटर पास कर सकते हो किसी भी जावा प्रोग्राम में, कोई भी जावा प्रोग्राम में ये स्विच है। जब भी जेवीएम स्टार्ट होगा तो उसको पता चल जाएगा, और नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वो जो आईडी के साथ सेट होगा या सर्वर के साथ सेट होगा टॉमकेट के साथ, उसको लेके चलेगा। ठीक है, इतना चीज था गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड, ये जेवीएम से रिलेटेड था। इतना समझ में आया आप लोग को? हम्म। यस यस।
ठीक है, अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है, पेशेंस रख लो, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। क्लास फाइल स्ट्रक्चर, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका रिफ्लेक्शन ही स्टार्ट करूंगा। तो ये नॉलेज के लिए क्लास फाइल स्ट्रक्चर कुछ चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब क्लासेस बनती है, जो भी क्लास बनाता है जावा, जब कंपाइल करते हो, इसमें कुछ चीजें ये सब रखता है जावा, एक मैजिक नंबर करके रखता है। जब भी क्लास को देखोगे खोल के, तो उसमें फर्स्ट 4 बाइट आपका हर क्लास में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और बेसिकली ये हेक्साडेसिमल वैल्यू से जब भी जावा कमांड के थ्रू आप रन करते हो, तो जेवीएम ये चेक करता है कि वैलिड कंपाइलर से आप रन कर रहे हो कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जावा सी जावा 8 से किया, मान लो जावा 17 से किया, लेट्स सपोज, क्योंकि अपर से लोअर आओगे तभी दिक्कत है, लोअर से अपर जाओगे कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंपाइल करो जावा 8 में और रन करो जावा 17 में, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि जावा 17 जावा 8 के क्लास को सपोर्ट करेगा। लेकिन तुम कंपाइल किए जावा 17 में, तो जावा 17 का तो स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, क्योंकि एडवांस कंपाइलर है। और उसको रन करोगे जावा 8 के जावा कमांड के साथ, जीआरई के साथ, तो वहां पे ये आता है इनकॉम्पेटेबल मैजिक वैल्यू करके, या अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर तुरंत आएगा कहीं ना कहीं। तो कभी कभी आप लोगों को माइनर वर्जन का भी आएगा। देखो कई सारे जावा के 17 में ही कई सारे वर्जन होंगे, 0.1 0.2 0.8 0.9, इस तरह करके अलग अलग मंथ में वो रिलीज करता है। तो आपने हो सकता है जावा सी जो है हायर वर्जन यूज किया 17.08, और जावा कमांड जो है 17.01 का यूज किया, तो वहां तुरंत आ जाएगा ये अनसपोर्टेड क्लास वर्जन है, मेजर माइनर वर्जन का इशू आएगा। तो ये कैसे वो चेक करता है, ये फर्स्ट 4 बाइट को ही चेक कर लेता है, वेरीफाई करता है इससे कि जावा जो आप रन कर रहे हो वैलिड कंपाइलर है क्या। तो मैजिक नंबर क्लास फाइल जो बनती है उसमें फर्स्ट 4 बाइट यही इंफॉर्मेशन रखता है, इसीलिए यूज होता है कि वैलिड कंपाइलर से आप उसको रन कर रहे हो। ठीक है, और मेजर माइनर का इशू आपको देता है। दूसरी चीज और भी, क्लास फाइल में कई चीजें वो रखता है कि कितने पूल हैं, कांस्टेंट पूल आपने बनाया है, नंबर ऑफ काउंट्स, कितने कांस्टेंट पूल जो बनाया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल जो बनाते हो वो है कितनी काउंट वो रखता है। जितना स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओगे उसका पूरा एरे बना के रखेगा। जितने एक्सेस फ्लैग पब्लिक प्राइवेट ये सब यूज कर रहे हो वो सब रखेगा। क्लास का अपना फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम रखता है, सुपर क्लास के बारे में भी रखता है, उस क्लास में क्या क्या चीज होता है, अपने पेरेंट क्लास के बारे में, कितने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया उसका काउंट, उस इंटरफेस का पूरा डिटेल, क्या क्या नाम है, कितनी आपने फील्ड डिक्लेयर की है इंक्लूडिंग स्टैटिक वेरिएबल, और उस फील्ड का क्या डिटेल है, मतलब डेटा टाइप, उसका नाम क्या है, कितने मेथड्स आपने लिखे हैं, कितने उस मेथड का पूरा डिटेल, कितने एट्रीब्यूट यूज किए हैं। सॉरी, यहाँ फील्ड काउंट में स्टैटिक वेरिएबल के लिए यूज होता है, और एट्रीब्यूट काउंट में इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली एक क्लास स्ट्रक्चर में होता है। तो क्लास स्ट्रक्चर में आपकी इंस्ट्रक्शन तो होगी, प्लस स्टार्टिंग में ये सारे इंफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन पूरी वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। तो देखना कोई क्लास फाइल को खोल के समझ में आता है। जैसे मान लो अगर मैं इक्लिप्स में देखूं, मेरा क्लास फाइल कहीं मिल जाए, दिखाता हूँ। बिन में क्लास फाइल होगी, कॉम एसआरसी जावा बेसिक ए डॉट क्लास, इसी को खोलता है। तो ये सब इनक्रिप्टेड होता है, इसलिए पढ़ना तो बहुत मुश्किल ही है। लेकिन देखो कुछ अगर समझ में आ रहा है तो पैकेज कुछ रेफरेंस रखा है, फर्स्ट 4 बाइट वो मैजिक नंबर रखता है,
फिर लाइन नंबर पता नहीं क्या क्या है, ये पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है भाई। कोई और देखें। एम्प्लॉय क्लास, ये मैजिक नंबर है। उसके बाद पैकेज ऑब्जेक्ट सुपर क्लास का रेफरेंस, और क्या है, सारे पैकेज और क्या क्या दुनिया भर की चीजें पता नहीं। ये फॉर्मेट समझना मेरे बस का बात नहीं है भाई, छोड़ो, क्या फायदा। ठीक है, तो एक आइडिया के लिए कि एक क्लास स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लास की फाइल स्ट्रक्चर, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। मैजिक नंबर और अदर वेरिएबल काउंट सारी चीजें, और मेजर माइनर का वो ये मैजिक नंबर को यूज करके ही करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है ये पूरा जेवीएम। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रिफ्लेक्शन बताऊंगा। तो रिफ्लेक्शन अच्छी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अभी इस मंथ में जितनी टॉपिक है सारे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा थ्योरी भी है थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। आईओ ये सब प्रैक्टिकल है आपका, कलेक्शन भी प्रैक्टिकल है, और मल्टी थ्रेडिंग भी प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है उसमें बहुत, प्लस प्रैक्टिकल भी है। जेडीबीसी कंप्लीट प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत थ्योरी है। ठीक है, तो आप लोग देखना।